हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़ में हम कंप्लीट करने वाले हैं लास्ट 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स, जिसमें आपको यूपीएससी सीएससी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की भी, लाइक यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बीपीएससी एंड उत्तराखंड पीसीएस। और दोस्तों, इसके अंदर आपको सीएपीएफ एंड सीडीएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ लास्ट 30 इयर्स। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैं इस सीरीज़ के ना आपको बेनिफिट बता देता हूँ। इस पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़ के ना बेनिफिट्स बता देता हूँ, ताकि अगर आप बेनिफिट समझते हो ना तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। और देखो दोस्तों, मैं इसके कुछ रूल्स बताऊँगा जिससे इस सीरीज़ के अंदर आप मास्टरी कर पाओगे, इन क्वेश्चंस के ऊपर मास्टरी कर पाओगे और आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। तो पहला तो बेनिफिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि आप समझ पाओगे एग्जामिनर्स का माइंडसेट और क्वेश्चन ट्रेंड। दूसरा दोस्तों, आपका जो नॉलेज है ना उसको आप एप्लीकेशन बेस कर दोगे। दैट मीन्स आप अपना नॉलेज को ना इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे एग्जाम में। थर्ड दोस्तों, आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि सिलेबस आपको कैसे यूज़ करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, ऑन टाइम। फोर्थ दोस्तों, बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन है दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यूज करते हो ना तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। फिफ्थ दोस्तों, आपकी जो है ना स्पीड बनेगी और एग्ज़ाम के टेम्परामेंट में रहना सीख जाओगे आप, कि एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना उस तरह का आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाएगा। सिक्स दोस्तों, आप मास्टर कर पाओगे स्मार्ट गेसिंग को, जिसको मैं कहता हूँ कि भैया लॉजिकल एलिमिनेशन, ठीक है, या आपको हो सकता है लॉजिकल ट्रिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को आप समझ पाओगे कि एग्ज़ाम में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और 2 घंटे के अंदर अंदर आप 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड दोस्तों, आप इंटीग्रेट कर पाओगे अपना स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। चलो, तो ये आप बेनिफिट जान चुके हो पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़ के। एंड दोस्तों, इन कंक्लूजन आपका यही है इस सीरीज़ का मोटिव, कि आप अपना हार्ड वर्क को ट्रांसलेट कर पाओगे इनटू मार्क्स, ठीक है, इनटू आंसर शीट। एंड दोस्तों, मैं इसके अंदर बता दूं कि मैंने क्यों चैप्टर वाइज चुना है, क्यों मैं इसको चैप्टर वाइज, थीम वाइज लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों, आप जो रैंडम पीवाईक्यू जो करते हो ना, रैंडम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो ना, उससे बेटर है आप स्ट्रक्चर पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो करो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्यों? आपको मैं यहाँ पर इसके ना बेनिफिट दिखा रहा हूँ ओवर रैंडम पीवाईक्यू प्रैक्टिस के, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि भैया इस पीवाईक्यू सीरीज़ के ना बाकी पीवाईक्यू सीरीज़ से क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों ये बेस्ट है, ठीक है, ये सीरीज़ क्यों बेस्ट है बाकी जितने भी पीवाईक्यू की सीरीज़ है ना जो यूट्यूब पर आपको मिल रही है, बाकी उससे क्यों ये बेस्ट है, ठीक है, ये आप जान जाओगे यहाँ पर जो मैंने लिखा है। अब देखो दोस्तों, मैं ना हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू एडिशन लिखवाऊंगा, ठीक है, कि क्या आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इस थीम के ऊपर। और दोस्तों, लॉजिकल एलिमिनेशन के साथ मैं आपको एक्टिव रिकॉल मेथड से सब कुछ रिवाइज कराने वाला हूँ थीम को, ठीक है। एंड दोस्तों, हर क्वेश्चंस का ना आपको माइंड मैप मिलेगा, हर क्वेश्चन का। इवन आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के भी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन के भी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के भी, साइंस एंड टेक के भी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, हर क्वेश्चन के जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो, जो भी मैंने आपको बताया है, उन सब का आपको माइंड मैप मिलेगा मेरे द्वारा तैयार किया हुआ। अब ये माइंड मैप आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझते हो तो उसका आंसर निकालना आपको ईजी हो जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों, ये माइंड मैप आपको हेल्प करेगा अपने माइंड में चीज़ों को, फैक्ट्स को फीड करने में, ठीक है। इससे आप आंसर बहुत जल्दी याद कर पाओगे और बहुत लंबे समय तक आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये माइंड मैप बनाए हैं। हर क्वेश्चंस के माइंड मैप मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चंस के, ठीक है, हर क्वेश्चंस के माइंड मैप मिलेंगे और इस माइंड मैप से आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी ना और भी सीरीज़ चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारे IAS गाइड बाय करण पर, जिसमें आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करवा रहा हूँ फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। दोनों ही आप इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट कर लोगे मॉडर्न हिस्ट्री को, दोनों ही एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। वो भी टाइमलाइन के साथ कवर करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। एंड दोस्तों, आपको ना इसी पावर पीवाईक्यू सीरीज़ का भी ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सारी वीडियोज़ ना ऐड होते हुए दिखेंगी और सारी वीडियो को आप फॉलो भी कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर इसको ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, सारे PDF से प्रैक्टिस कर पाओगे अपने पीवाईक्यूज़। और यहाँ पर आप अपने
जो भी क्वारीज है मेरे से पूछ सकते हो। एंड दोस्तों हमारे भैया इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर की सीरीज चल रही है पॉलिटी की, ठीक है, मैंने कंप्लीट करा दी है। ये यूट्यूब पर बहुत फेमस है ये हमारी सीरीज़, ठीक है। इसके तो फैन बेस अलग है, ठीक है, इस पॉलिटी सीरीज़ के ना फैन बेस ही अलग है, इसको बहुत ज़्यादा बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है। ये मेरी जो पॉलिटी सीरीज़ है ना, इसके अंदर मैंने पूरी पॉलिटी आई एम लक्ष्मीकांत आपको याद कराई है विद इजी ट्रिक्स, ठीक है, विद क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। दोस्तों, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस आए यूपीएससी के अंदर, ठीक है, वो अभी हम करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं बाय एक्टिव रिकॉल मेथड और एलिमिनेशन ट्रिक से। और इसके अंदर मैं अभी आपको थीम बाय सब कुछ रिवीजन भी करा दूंगा। और देखो यूपीएससी से ना अभी लास्ट ईयर्स में ना, लास्ट 30 ईयर्स में 25 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए। तो सबसे पहले हम वो करेंगे, फिर हम स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस करेंगे और सीएपीएफ और सीडीएस के करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब देखो एक्टिव रिकॉल कैसे करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो भाई, सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ आपको क्या एक्टिव रिकॉल करना है। तो एक्टिव रिकॉल ये करना है कि भैया यहाँ पर अगर बात करी जा रही है कि फैक्ट्रीज़ की, तो सबसे पहले तो ये रिकॉल करो कि डच इंडिया में कब आए थे, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी कहाँ स्टेब्लिश करी थी, कौन से रीजन में करी थी और कहाँ पर करी थी, ये आपको पता होना चाहिए स्टेट में। फिर देखो सेकंड स्टेटमेंट पाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फेंसो डी एल्बुquerque, ठीक है, इसने गोवा कैप्चर किया था। अब इसने कैप्चर किया या नहीं किया या किसी और ने किया, अभी आपको ये रिकॉल नहीं करना है। रिकॉल अभी आप ये करो कि ये व्यक्ति था कौन, ठीक है। ये पोर्चुगीज का अगर गवर्नर था या वायसराय था, तो ये सेकंड था, फर्स्ट था, और ये कब आया था इंडिया में, ये रिकॉल करो। अब रिकॉल ये करो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश हुई थी। फिर ये रिकॉल करो कि साउथ में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अगर आप ये सब रिकॉल कर पा रहे हो तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा है और आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसके अंदर मैं एक और लिंकेज करके दे रहा हूँ आपको कि ये सब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में पढ़ाया है और मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। एंड देन दोस्तों, अब आ गई भैया एक्टिव रिकॉल आपने कर लिया, ठीक है। एक्टिव रिकॉल मेथड आप जानेंगे कैसे करना है। अब आपको देखो ये देखना है कि ये स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपको क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, क्या चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगी, आसानी होगी और क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। एंड सेकंड दोस्तों, आप एलिमिनेशन मार पाओगे। दैट मीन्स कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा, ठीक है, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। और देखो दोस्तों, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसे आपको जानना है, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट एक्सट्रीम माने जाते हैं, कौन से नहीं, उसके लिए मैं आपको पावर ऑफ पीवाईक्यू जो प्लेलिस्ट है ना, उसी के अंदर आपको एक गोल्डन रूल्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस गोल्डन रूल्स के अंदर मैंने 20 रूल्स दे दिए हैं मैंने कि भैया पीवाईक्यू के अंदर कौन से रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। वो गोल्डन रूल्स की वीडियो देख लेना, उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ हैं हमारे, ठीक है, 800+ व्यूज़ है, उसको देख लेना एक बार। तो ये हो गया कि आपको कौन सा अंडरलाइन मारनी है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके जो सॉल्यूशन है वो माइंड मैप में दूंगा। माइंड मैप से आपको ये पूरी याद हो जाएंगी और आप पूरा रिकॉल कर पाओगे, फीड कर लोगे अपने माइंड के अंदर, फिर कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेंगे हमारे 3-4 अप्रोच रहेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देख लो, अगर आप ये अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हैंड टू हैंड रिवाइज हो रही है पूरी, ठीक है, पूरी रिवाइज हो रही है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने नहीं पड़ रही है। एंड सेकंड दोस्तों, आप एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ पा रहे हो और प्लस एग्जाम माइंड में आ पा रहे हो, ठीक है। एग्जाम माइंड में आ पा रहे हो दैट मीन्स कि भैया वहाँ पर तो भाई क्वेश्चन जो हैं आपको जो मिलेंगे प्रीलिम्स में, वो एमसीक्यू में मिलेंगे ना। आपको बुक के हिसाब से थोड़ी ना मिलेगा पेज बाय पेज उसमें से क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, नहीं ना। तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप एमसीक्यू सोल्व करना सीख रहे हो, ठीक है। आप एग्जाम के अंदर प्रेशर झेलना सीख रहे हो। एग्जाम के अंदर इन एमसीक्यू को अगर आप देखोगे तो आपको ये नॉर्मल लगेंगे, जैसे आप यहाँ सोल्व कर रहे हो ना, वहाँ पर भी एग्जाम में आपको नॉर्मल लगेगा, फिर आप वहाँ पर भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगर आप एमसीक्यू के अंदर मास्टरी कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चंस भी आराम से इजीली एग्जाम में लगा लोगे एंड आपका रिवीजन भी हैंड टू हैंड हो रहा है। एक्टिव रिकॉल करने से क्या होगा कि आपका मेंस की भी तैयारी हैंड टू हैंड हो रही है दोस्तों, क्योंकि एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो तो आप मेंस की आंसर राइटिंग में भाई आपके पास सोचने का समय नहीं होता, 1 से 1.5 मिनट में आपके पास आंसर आ जाना चाहिए आपके माइंड में, तभी आप लिख पाओगे। तो देखो दोस्तों, प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखना कि भैया आप प्रीलिम्स की ही नहीं, साथ में मेंस की प्रिपरेशन कर पा रहे हो सीरीज़ के अंदर, तो ये बेनिफिट्स है इस सीरीज़ के, ठीक है दोस्तों। तो
ध्यान रखना दोस्तों, इस सीरीज़ की एक वीडियो नहीं छूटनी चाहिए, 1 मिनट की वीडियो नहीं छूटनी चाहिए। आप पूरी वीडियो वॉच करोगे, मेरे साथ मेहनत करोगे और सारे क्वेश्चंस मेरे साथ लगाओगे आप, ठीक है? ये प्रॉमिस कर लो, एक कॉपी पे लिख लो, अपने अपने रजिस्टर पे लिख लो कि भैया ये मेरे को करना ही करना है, ठीक है? जैसे खाना खाते हो डेली, जैसे ब्रश करते हो डेली, ठीक है? ऐसे ही इस काम को करना है आपको, ठीक है? अब आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया कि डच इंडिया में कब आए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कौन था, इंग्लिश की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी मेजर फैक्ट्रीज थी, ये आप रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है? अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया ये हमारी वीडियो देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। देखो, डच इंडिया में कब आए थे, तो 1596 में आए थे, उन्होंने ऐसा ट्रेड स्टार्ट कर लिया था इंडिया के साथ, ठीक है? और 1602 में फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने स्टेब्लिश की थी मछलीपट्टनम में। और देखो, ये कॉर्नलिस डे हॉटमैन था जिसने ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्टेब्लिश करी थी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे ना, इससे आप सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, एक ही पेज पे आप एक ही स्लाइड पे सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर देखो, मैंने यहाँ पर बता भी रखा है मेन सेंटर क्या था, तो पुलिकट था, उसके बाद नागापट्टिनम बन गया था, फिर 1620 में उन्होंने गन फैक्ट्री भी स्टेब्लिश करी थी। और ध्यान रखना दोस्तों, 1669 में ये कंपनी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी रिचेस्ट कंपनी बनी गई थी इन दी वर्ल्ड, और बंगाल में चिंसुरा में इनकी मेजर फैक्ट्री थी। फिर मैंने आपको यही बताया था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसको वीओसी भी बोलते हैं, इन्होंने ही वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टेब्लिश किया था, और इसके ऊपर पीवाईक्यू आ रखा है दोस्तों। तो मैंने आपको देखो यहीं पे सब कुछ रिकॉल करा दिया, अब सब कुछ रिवीजन हो गया ना आपका डच से रिलेटेड। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, कब किया था, 1510 में किया था। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अभी देखो, यही मैंने आपको पढ़ा रखा, अभी मैं सब कुछ सारे क्वेश्चंस के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बस अब ये साबित करना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के फ़ायदे क्या थे। अगर आप इसे कर लेते तो कितना फ़ायदा था। देखो, यहाँ पर गोवा सर्च करना, आपको यहाँ मिल जाएगा गोवा, ठीक है? गोवा गोवा गोवा, ये रहा। देखो, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर था, इसको रियल फाउंडर बोलते हैं। इसे एनेक्स किया था सेलेन को, हॉर्मुज को, मलक्का को। फिर 1510 में इसने यूसुफ आदिल शाह को हरा कर एनेक्स कर लिया था गोवा को। और ये कौन था, तो सुल्तान बुजापुर था। देखो, यहीं पढ़ा दिया। इसने बैन किया था सती प्रॉपर्टी राइट्स देने लगा था वुमेन को गोवा के अंदर, ठीक है? तो विडो रीमैरिज एक्ट भी लेकर आया था। किस लिए लेकर आया था, ये बता दिया मैंने। अब देखो, 2024 के प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आया था कि मिडिवल रूलर कृष्णदेवर राय गेव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, ठीक है? आप सारा क्वेश्चन यही रिवाइज कर पा रहे हो दोस्तों। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश करती है एक फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड। अब देखो, ये आपको क्या कहते हैं, हाईलाइट करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लीज्ड, ठीक है? अब यहाँ पर भी ये हाईलाइट करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है? तो उसने बोला कि भैया इन्होंने एक प्लॉट लिया था लीज पे रिप्रेजेंटेटिव विजयनगर एम्पायर पे, उन्होंने ही वहीं पे मद्रास में फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी, ठीक है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब फर्स्ट स्टेट पे आओ, डच ने स्टेब्लिश करी फैक्ट्रीज या वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट, देखो ईस्ट कोस्ट पे। अब ये गजपति रूलर ने दिया था। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों क्वेश्चन देखो एक जैसे ही नहीं है, फैक्ट्रीज के ऊपर ही है। अब देखो, फैक्ट्रीज के ऊपर ही है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पाओ कि अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर दिया ना, एक ऑप्शन भी एक भी गलत निकाल लिया, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल आपको सोल्व करना है एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है? अब देखो, थर्ड वाला मैं ऑप्शन में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉडर टर्म, कैसे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। और आपको पता था उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर जो है था, ठीक है? मतलब उस टाइम पे था, एकदम खत्म नहीं हो गया था, स्टेब्लिश था, मतलब विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है? मतलब मद्रास में। तो यहाँ पर देखो, यूपीएससी को यहाँ क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट सही करना था, इसलिए उसने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव लिखा। लेकिन यहाँ पर देखो, उसने क्या कहा, ग्रांटेड बाय द गजपति रूलर्स, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि गजपति रूलर्स के द्वारा दिया गया है। अब देखो, गजपति रूलर्स ये पता ना हो कि भैया उस टाइम पे थे या नहीं थे, लेकिन आपको ये तो पता था कि विजयनगर एम्पायर था, ठीक है? तभी तो पोर्चुगीज को भी इन्होंने दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए कि 1 और 3 में से एक तो एक गलत होगा, या तो एक सही है, ठीक है? ये आप जान गए। अब इसका सोल्यूशन भी आओ दोस्तों। यहाँ पर आपका आ गया माइंड मैप, जिसे मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पर आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे अच्छी तरीके से। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने यूरोपियन कॉलोनियल फाउंडेशन। स्टेटमेंट 1 में बोला था कि डच एंड गजपति की बात है, तो गजपति रूलर जो थे वो ओडिशा के थे, ये जान लिया आपने। फिर डच ने कोरोमंडल कोस्ट पे
पुलिकट पे इन्होंने स्टेब्लिश की थी फैक्ट्री। अब ये करेक्ट है या नहीं? तो नहीं, ये करेक्ट नहीं है। गजपति पावर जो है डिक्लाइन हो गई थी इससे पहले, ठीक है, कि डच आए, डच को उन्होंने रेंट पे कुछ भी दिया हो, उससे पहले ही गजपति रूलर जो है डिक्लाइन हो गए थे। तो स्टेटमेंट वन हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आओ, यहाँ पर लिखा हुआ एलबुर्की ने गोवा को कैप्चर किया था। तो बीजापुर सल्तनत से गोवा लिया था, नहीं लिया था? हाँ लिया था, कैप्चर किया था 1510 में, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड पे आओ, इंग्लिश एंड मद्रास। तो विजयनगर एम्पायर दमराला थे नायक, दमराला नायक थे, उन्होंने, दमराला नायक ने ही दिया था परमिशन। तो यह स्टेटमेंट सही हो गया। मद्रास में उन्होंने स्टेब्लिश करी थी फैक्ट्री। कब दिया गया था? 1639 में दिखा था। यहाँ पर मैंने आपको ये मेंशन नहीं किया था, लैंड लीज्ड इन 1639। तो आपका आंसर आ गया 2 और 3, देख लो। तो माइंड मैप ने आपको कितना ईजी कर दिया, ठीक है, मामला सब कुछ आपका ईजी करके धर दिया माइंड मैप ने। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अब देखो इतना टाइम लगाया हमने, लेकिन हमारा पूरा थीम जो है रिवाइज हो चुका। अब आपने जो रिवाइज कर लिया कि डच के जो मेजर फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ थे, आपने ये रिवाइज कर लिया कि अल्फोंसो डी लिब्रो की सेकंड वाइसराय था पोर्चुगीज का, 1510 में गोवा को कैप्चर करता है, ठीक है। फिर आपने ये भी रिवाइज कर लिया कि रिप्रेजेंटेटिव तो थे भैया विजयनगर एम्पायर के। कौन था रिप्रेजेंटेटिव विजयनगर एम्पायर का? ये भी उसका नाम भी याद कर लिया आपने, और ये भी याद कर लिया कब दिया था लीज पर, सिटी 39 में, ठीक है। तो इतना कुछ आपने रिवाइज कर लिया, वैल्यू एडिशन मिल गया आपको क्वेश्चन के लिए। अब देखो जो भी पॉइंट है ना, वो आप साइड में लिखते भी जाना, जो आपको याद करने में आसानी आएगी, ठीक है। और प्लस मैं आपको ये माइंड मैप दे रहा हूँ, तो सब कुछ रिवाइज तो हो जाएगा। बाद में अगर आप रिवाइज करना चाहो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहो, तो उससे रिवाइज हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके हम सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपको अंडरलाइन होना चाहिए कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी की बात करी गई है। अब इसमें बोला गया है कि विच वाज वो फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। कि भैया अब यहाँ बात करिए कि फैक्ट्रीज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पर थी। ऑप्शन दे दिया आपको 3, फर्स्ट ब्रोच में, सेकेंड चिकागोले में, और थर्ड त्रिंचोपोली में। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया मेरे को बोला गया है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। तो 1625 तक की बात करी गई है, ठीक है, कि इसके 1600 से लेकर 1625 तक यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बोलूँगा कि भाई उस टाइम का थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, एक एलिमिनेट करने पे मतलब आपको आंसर नहीं मिल रहा था, 50-50 पे आ रहे थे, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा था। देखो यहाँ पर अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करते हो, ठीक है, तो फिर भी आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे। अगर सेकंड को एलिमिनेट करते हो फिर भी आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बरूच कहाँ पर है, ठीक है, ये बरूच है कहाँ पर, कौन से स्टेट में। अब देखो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था कि भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कहाँ पर, ठीक है, उसकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी, उसको आप अभी एक्टिव रिकॉल कर लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो दोस्तों, मैं ये सीरीज़ कराने का सिर्फ यही तो ये फ़ायदा थोड़ी ना है कि भाई जो PYQ आए हैं उसके आंसर जान लो, उससे थोड़ी ना काम चलेगा। काम चलेगा कि भैया हमें UPSC ने बोल दिया है कि ये थीम इम्पोर्टेंट है। अब थीम इम्पोर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस थीम से मैं अगली बार क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप तैयार रहो, प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो नॉलेज होगी आपके पास के बारे में, फिर आप जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें आप सोल्व कर पाओगे। तो आप आते हैं कि भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया की मेजर फैक्ट्रीज कहाँ पर थी। तो आपको पता है कि भैया विलियम हॉकिंस आता है 1608 में, ठीक है जी, जहांगीर से बात करने आता है कि हमें ट्रेडिंग राइट दे दी जाए कि हम स्टार्ट कर लें मछलीपट्टनम से, लेकिन नहीं मिलते भैया हॉकिंस को, ठीक है। तो बाद में आपको ये भी मैंने पढ़ाया था कि भैया 1612 में बैटल ऑफ सोले होती है, जिसके अंदर कैप्टन बेस जो है पोर्चुगीज को हराता है। तो ये चीज़ देखकर जो जहांगीर है वो खुश हो जाता है, तो वो कह देता है कि परमिशन देता है फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करने का सूरत में, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि भैया ऑप्शन में तो सूरत नहीं है, ठीक है। 1625 तक पूछा गया है, लेकिन 1613 में स्टेब्लिश तो हो चुका है फैक्ट्री, वो सूरत में है। दैट मीन्स गुजरात में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश हो रही है, लेकिन आपको ये पता चल गया, ठीक है। फिर आपको ये पता चल रहा है कि 1616 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई है, ठीक है, लेकिन मछलीपट्टनम भी ऑप्शन में नहीं है। 1615 में सर थॉमस रॉय आता है जो परमिशन लेता है कि आगरा, अहमदाबाद और बरूच में मुझे फैक्ट्री स्टेब्लिश करने का जो है राइट दे दिया जाए। देखो यहाँ बरूच ऑप्शन में है, ठीक है, 1615 लेकर 1619 तक, ठीक है। तो 1615 में स्टेब्लिश कर लेता है, तो यही तो हमारा आंसर है। तो आप देखो ये सब चीज़ें आप रिवाइज कर पा रहे हो ना हैंड टू हैंड। तो यही तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि PYQ से आप सब कुछ रिवाइज कर पाओ, आप सब कुछ रिवाइज कर पाओगे जो भी इंपॉर्टेंट थीम है।
तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पा रहे हो। ठीक है, तो आप तो ये जान चुके हो कि बरूच में 1625 तक एक फैक्ट्री स्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन ये दोनों मुझे कहीं नहीं पढ़ने को मिल रहा। तो आंसर में ए तो आएगा। अब आते हैं माइंड मैप के ऊपर। यहाँ देखो माइंड मैप, क्वेश्चन नंबर 2 का माइंड मैप, कि यहाँ पर बात करी गई है अर्ली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री 1601 से लेकर 1625 तक। ठीक है, यही बात करी गई है 1601 लेकर 1625 तक। बरोज कहाँ पर है? गुजरात में है। फैक्ट्री स्टेब्लिश हो चुकी है, यस 1616 में फैक्ट्री स्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, तो आंसर तो 1 आएगा ही आएगा। लेकिन अब आया तो सेकंड वाले भी। चिकोगली कहाँ पर है? यह आपको पता चल गया कि आंध्र प्रदेश में। चिंचोपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई इनकी मेजर फैक्ट्री थी ही नहीं, अर्ली मेजर फैक्ट्री थी ही नहीं। ठीक है, चिंचोपल्ली में भी नहीं थी कोई, इंडियन ऐसा यहाँ पर आपको जानने को मिल गया, तो आंसर ए होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन से भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया के मेजर फैक्ट्रीज के बारे में आप जान के रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, तो देखो कितना फायदा हो रहा है आपके सीरीज से। क्वेश्चन सोल्व करना सीख भी रहे हो, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड भी सीख रहे हो, आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, आप एक्टिव रिकॉल करके सब कुछ रिवाइज भी कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले पे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है, यहाँ फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये, और मैं बोलूँगा कि उस टाइम के लिए थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी याद कर लोगे, अभी जो आपकी नॉलेज जो बढ़ेगी आपकी, वो आपके जरूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन अदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पीसीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया और सीडीएस हो गया, तो उसमें तो फायदा करेगा बच्चे को। प्लस भैया अगर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है किसी ऑप्शन में आता है, तो आपको ये पता होगा कि बढ़िया, तो भैया मैंने ये पढ़ा था कि इंडियन एजेंट होता था। ठीक है, तो वहाँ पर एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए, एक ऑप्शन भी उठ के आता है एग्जाम में, तो वो भी आपको एलिमिनेशन करने में हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है कि औरंग जो है कौन होता था? तो इंचार्ज होता था ट्रेजरी का। ठीक है, ट्रेजरी ऑफ स्टेट का। तो बनिया क्या होता था? बनिया एक इंडियन एजेंट होता था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलो, और मेरा सिदार कौन होता था? तो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर होता था टू द स्टेट। अब इसमें से बोला कौन सा सही है, करेक्टली मैच्ड है। तो ऑप्शन में देखो, अच्छा ऑप्शन में तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मैं थर्ड ऑप्शन मारता हूँ गलत, तो 1 और 2 होना चाहिए आंसर। सेकंड मारता हूँ तो 3 आ जाएगा आंसर। तो दैट मीन्स कि मैं एलिमिनेशन तो यहाँ मार सकता हूँ, एलिमिनेशन तो लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, वरना तो आप तुक्का तो मार नहीं सकते इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 3 ऑप्शन है। लेकिन हम आते हैं माइंड मैप के ऊपर, कि जानते हैं भैया अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं कि ये कौन कौन थे। तो भैया औरंग क्या आता था? औरंग को इसने बोला ट्रेजरी था, नहीं गलत है जी। औरंग वाला वर्कशॉप, औरंग सा क्या था? एक वर्कशॉप था, ना कि ट्रेजरी था। अब इसने बोला जो बन जाता वो एआईसी एजेंट होता था, ये सही है, इंडियन एजेंट होता था फॉर यूरोपियंस। तो आपकी नॉलेज बढ़ गई कि ये तो ये होता था और औरंग होता था वर्कशॉप। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। मेरा सिद्धार्थ को बोला था रेवेन्यू पेयर होता था। ठीक है, तो रेवेन्यू पेयर होता था, हाँ जी होता था, हेरिडेटरी लैंड ओनर वो पेड रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको जानने को मिल गया कि मेरा साइड था तो रेवेन्यू पेयर होता था, और बढ़िया है केआईसी एजेंट होता था, लेकिन औरंग वर्कशॉप है ना कि ट्रेजरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये माइंड मैप आपको हेल्प कर रहे हैं ऐसे करके आंसर निकालने में। ठीक है, आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ाने में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट तो इज रॉन्ग, तो फर्स्ट को आपने एलिमिनेट मारा, तो आप आगे की भैया 2 और 3 है, 2 और 3 पे आपको पता चल गया कि सेकंड तो ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब इसमें हाईलाइट क्या करना है दोस्तों? तो भैया करेक्टली हाईलाइट करना, क्यों? बच्चे ये नहीं समझते भाई करेक्टली इनकरेक्टली है, तो पहले करेक्टली इनकरेक्टली जान लो, कोई करेक्टली पूछा है इनकरेक्टली पूछा है। ठीक है, अब इसने बोला इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, इंडिया के ऊपर, ध्यान रखना इंडिया के ऊपर बोला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बोला। इंडिया के ऊपर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 80-50 तक की बात कर रहा है, 1800 से 80-50 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में कि भैया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बैड इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, तो भैया मैं पॉजिटिव वाले पहले सारे कट मार लेता हूँ, बैड इम्पैक्ट पड़ता ना, बैड वाला सही होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसने बोला कि हैवी ड्यूटी जो था इम्पोज कर दिया गया था ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। एक बात बताओ, ये कहाँ पढ़ा आपने? भैया वो तो ट्रेड फ्री हो गया था उनके लिए, तो भैया कोई वो टैक्स ही नहीं लगता था, वो ब्रिटिशर्स तो अपने गुड्स के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाते, इंडियन गुड्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे। इस चीज़ का एडवांटेज मिलता था इंडिया ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ओवर इंडियन प्रोडक्ट्स, तो उनके माल सस्ते बिकते थे मार्केट के अंदर, हमारे महंगे बिक रहे थे, और हमारे चीप क्वालिटी के भी थे उनके, तो भैया मशीन मेड थे। ठीक है,
तो ये तो गलत हो गया कि भैया ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ कि रेलवे लाइन पर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब चलो देखेंगे कि भैया रेलवे लाइन हो ही नहीं थी, लेकिन आपको ये पता कि 80-50 के बाद हुई थी भैया रेलवे लाइन। तो ये भी गलत। मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द लार्ज नंबर्स। वो भाई साहब, वो भी लार्ज नंबर पर मशीन जो है इंट्रोड्यूस करके इंडियन इंडियन टेक्सटाइल में। ये अंग्रेज का पुष्ट करने लगे भाई इंडिया का फायदा। ये गलत, करेंगे तो अपने ब्रिटेन में करेंगे ना ये काम, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका बच्चा ए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूम बैड इम्पैक्ट। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे वो बैड, उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, क्योंकि मशीन मेड गुड्स बनने लगे थे यूरोप के अंदर, और वो यूरोप से जो वहाँ माल आ रहा था इंडिया का में, उसकी वजह से इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट गुड थे वो पिट रहे थे मार्केट के अंदर। पिट कैसे रहे थे भैया, उनके माल भी महंगे थे, क्योंकि माल कैसे महंगे थे भैया, हैंडीक्राफ्ट से था। ठीक है, कॉस्टली था। ठीक है, उनके ऊपर टैक्स भी लग रहा था, इन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहे थे। प्लस उनका जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था वो भाई मशीन मेड था, वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का था, हमारा वाला लो क्वालिटी का था उनके कंपेरिजन में। तो भैया इससे क्या हो रहा था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है ना रूंड हो चुके थे भैया, उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 का। लेकिन फिर भी हम माइंड मैप पे आते हैं, ये हमें माइंड में फीड करने के लिए हेल्प कर रहा है माइंड मैप। अब ये बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द 8001 टू 8050। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट जो है रूंड हुए थे, ट्रू। क्यों? अभी देखो यही बात बताई ना मैंने अभी आपको, फ्लड ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स, उसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट जो है हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट से रूंड हो चुके थे। क्यों? यूरोपियन मार्केट से चीप मशीन मेड गुड्स आ रहे थे। बी ऑप्शन, मशीन जो हुआ था इंट्रोड्यूस हो गया था टेक्सटाइल में। फॉल्स, मिल्स जो स्टार्ट हुए थे पोस्ट 8050 में हुए थे। अब थर्ड, रेलवे लेड हो गया था, ये फॉल्स। ये भी 8050 में स्टार्ट हुआ था। हेवी ड्यूटीज लगाई गई थी ब्रिटिश गुड्स पे, अरे गलत। फ्री ट्रेड पॉलिसी थी ब्रिटिश की, लो ड्यूटीज लगता था फ्री ब्रिटिश गुड्स के ऊपर, इवन जीरो लगता था। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड मैप आपको ऐसे हेल्प करेगा डबल रिवीजन करने में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टेपल कमोडिटीज है, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट करी जाती थी बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 80th सेंचुरी। देखो भैया, ये देखो मिडल करके 18th सेंचुरी करके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया कि इसमें से स्टेपल कमोडिटीज थी जो एक्सपोर्ट करी जाती है बंगाल से। अब देखो मैं इसके अंदर ना आपको एक लॉजिकल माइंड देना चाहता हूँ, वो ये कि भैया आप ये पढ़ो कि बंगाल से या फिर इंडिया से हम कौन से कमोडिटीज़ को अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, जो हमारे यहाँ नेचुरली नहीं पाए जाएंगे वो तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना भाई। एक्सपोर्ट तो वो काम करेंगे हम जो हमारे यहाँ नेचुरली या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही तो एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी सब थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ बोला कि रो कॉटन, ऑयल सीड्स और ओपियम। अरे वाह, चलो रो कॉटन तो करते थे, अब ऑयल सीड्स तो आज भी हम भैया इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आते देखते हैं। शुगर करते थे, सोल्ट करते थे, जिंक करते थे, लेड करते थे। भैया जिंक और लेड के बारे में कभी आपने कभी पढ़ा है कि जिंक और लेड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? चलो, कॉपर करते थे, सिल्वर करते थे, गोल्ड करते थे, स्पाइसेस करते थे, टी करते थे। अच्छा, टी और गोल्ड के बारे में तो भैया, टी और स्पाइसेस के बारे में तो पता है, लेकिन गोल्ड करते थे क्या? अरे गोल्ड तो आज भी हम बहुत लार्ज स्केल पे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर, ओपियम। अब ये कॉटन तो करते थे, सिल्क भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, सॉल्ट पेटर भी कर रहे हैं, ओपियम हाँ यार ये भी कर रहे हैं। तो मुझे तो ना ए और डी में से लग रहा है आंसर, ये तो बहुत ही बेकार है, बी और सी। ठीक है, अब मैं आ गया कि भैया ऑयल सीड्स तो आज भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा का इसका जो आंसर लग रहा है वो डी लग रहा है। अब आते हैं हम अपने माइंड मैप के ऊपर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, EIC जो है स्टेबल एक्सपोर्ट कर रहे थे बंगाल से 70-50s में, क्योंकि मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी बोला था। ठीक है, तो टेक्सटाइल्स के अंदर कॉटन और सिल्क कर रहे थे, यस कर रहे थे। रॉ मटेरियल्स में सोल्ट पेटर फॉर गन पाउडर कर रहे थे, हाँ जी कर रहे थे। अब ड्रग्स फॉर चाइना ट्रेड के लिए ओपियम, यस कर रहे थे। तो आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर, ओपियम, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। आप देखो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? पहला लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड कैसा कि भैया हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या इंपोर्ट करते हैं, आप ये जान गए। अब ये और भी क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ये लॉजिकल माइंड हेल्प करेगा। सेकेंड, आप ये जान के दोस्तों कि भैया यूपीएससी बार बार ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको टाइम लाइन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये भी जानेंगे और रिवीजन भी हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। अब इसमें बोला है इकोनॉमिकली
वन ऑफ द रिजल्ट था किसका, ब्रिटिश रूल का इन इंडिया 19th सेंचुरी में। भैया इकोनॉमिकली बोला है, ये हाईलाइट कर लो कि इकोनॉमिकली मुझे इसका आंसर निकाला, पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिकली होना चाहिए, मतलब मनी से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड है कि भाई ब्रिटिश रूल का क्या है रिजल्ट रहा 19th सेंचुरी में। देखो 12 को क्वेश्चन जो है यूपीएससी ऐसे ही पूछ रहा है, 19th सेंचुरी, मिडल ऑफ द सेंचुरी, तो ये ट्रेंड पकड़ो, ठीक है, ये ट्रेंड पकड़ लिया आपने। अब इकोनॉमिकली पूछ लिया ब्रिटिश रूल का क्या रिजल्ट रहा, तो इसने बोला कि भाई ध्यान रखना ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट हमारे लिए बेड ही रहा है, हमेशा गंदा ही रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं रहा। तो इसने बोल दिया कि भैया इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अरे भाई अभी तो हमने पढ़ा, देखो पावर ऑफ पीवाईक्यू, पावर ऑफ पीवाईक्यू, पीओपी, पावर ऑफ पीवाईक्यू यही तो है दोस्तों, पावर ऑफ पीवाईक्यू यही तो है कि भाई अभी आपने यही पढ़ा था, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आया है 2020 में क्वेश्चन, लेकिन 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। देख लो, जो 2018 का क्वेश्चन करके गया है, 2018 का क्वेश्चन करके गया है, वो 2020 में इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते थे। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये देखो 2020 में। दैट इज द पावर ऑफ पीवाईक्यू दोस्तों, पीओपी, ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। भैया 2020 का क्वेश्चन अभी आप सोल्व करके आए हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो मैंने ऐसे ही मार दिया। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ द इंडियन ऑन फैक्ट्रीज, अब बताओ ये हो सकता है, नहीं। अब डी वाले ऑप्शन पे आओ, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। भैया इसने बोला कि रैपिड इंक्रीज हो गया अर्बन पॉपुलेशन में। वो एक बात इकोनॉमिकली पूछा है, ये तो हो नहीं सकता। इकोनॉमिकली कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये तो आपको पता है कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, मैंने भी आपको पढ़ाया है कैसे, कि भाई वो कह रहे थे भैया रेवेन्यू हमारा मेन तो आएगा भैया इंडिगो उगाने से, रेवेन्यू तो हमारा आएगा प्लांटेशन क्रॉप करने से, कॉफ़ी उगाने में, टी उगाने में। अब ये खाने पीने वाले से हमारे पे रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे थे। रॉ मटेरियल चाहिए था उनको, अन्य टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन चाहिए था, सिल्क चाहिए था, तो भैया खाने पीने वाले जो हमारे एग्रीकल्चर फूड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उसको रिप्लेस कर रहे थे, कमर्शियलाइजेशन कर रहे थे एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो ये था इकोनॉमिकल रिजल्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, ब्रिटिश रूल का क्या, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं हम माइंड मैप के ऊपर, पावर ऑफ पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इसने बोला है कि भैया इकोनॉमिक रिजल्ट क्या रहा ब्रिटिश रूल का 19th सेंचुरी में। तो यहाँ पर देखो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दिया, हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इंडियन फैक्ट्रीज ग्रो। तो यहाँ पर हुआ था ये मोस्ट लेट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में हुआ था ये फिनोमिना, स्टार्टिंग में नहीं भैया। एग्रीकल्चर कमर्शलाइज, बिल्कुल ट्रू। फोर्स प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो कॉटन, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। अर्बन पॉपुलेशन जो है रैपिड इंक्रीज हो रही थी, तो रैपिड अर्बनाइजेशन तो होती है लेकिन बाद में होती है, स्टार्टिंग के फेज में नहीं होती है, ठीक है। तो ये ही है आपका आंसर कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये आपके ना मेन से भी क्वेश्चन काम आ रहा है, कैसे भाई आप इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जान रहे हो ब्रिटिश रूल का, तो भैया मेंस में क्वेश्चन आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा, तो आपको यहीं पर आंसर मिल जा रहा है कि मुझे मेंस में आंसर क्या लिखना है, यही आंसर मिल जा रहा है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने से ही आपको मेंस के भी आंसर मिल जा रहे हैं। आप मेंस के अंदर भी ये पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हो, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, यहीं पे याद कर लो, मेंस के अंदर आपको आंसर लिखने में ये चीज़ काम आएंगी, ठीक है, बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 2012 में आया है, तो यह है विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द इंग्लिश। अब बात है ये इंग्लिश की, इंग्लिश ने क्या इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर। तो इसने बोला कि असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल, क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भैया ये तो हमने कॉपी करा था, इन्होंने ब्रिटिश वालों ने क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को चेक करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल वगैरह, ये तो कॉपी करा था, ठीक है। इससे पहले भी इंडिया में हो रखा है, ठीक है, तो इंडिया में ऐसा असेसमेंट बहुत पहले भी हो रखा है, ठीक है, ब्रिटिश से आने से पहले भी हो रखा है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। अब इसने बोला यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। अब याद करो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अब्दाली ने यूज़ किया था वो, ठीक है, वॉर के अंदर, ठीक है, मोबाइल कैनन्स का इस्तेमाल करा था। तो भैया ये तो भैया अंग्रेजों से पहले की बात है, एकदम अंग्रेजों से पहले और रूलर्स ने भी कर रखा है, उससे पहले भी चले जाओ दोस्तों, बाबर के टाइम पे भी चले जाओ, उसने भी करा है। अब कल्टीवेशन ऑफ टेम्बाको एंड रेड चिल्लीज, अब यह आता है और ऑप्शन में देना दोस्तों डी भी है। अब आपको पता है कि भैया टेम्बाको कौन लेकर आया था, भैया पता आपको पोर्चुगीज लेकर आए थे, इंग्लिश तो लेकर नहीं आए थे। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया, तो आपको ये तो पता चल गया कि 1 और 2 तो गलत है, ठीक है, तो 1 और 2 गलत है, तो आंसर आपको डी मिल रहा है, ठीक है।
डी मिल रहा है आपको ये जानने से कि 1 और 2 गलत है, ठीक है। तो आप देखो एलिमिनेशन से आंसर भी निकाल पा रहे हो, ये सीखो, एलिमिनेशन मेथड से आपको आंसर भी मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, 2012 क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं, तो वो भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जरूरी है सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो अभी भी आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने माइंड मैप के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का माइंड मैप हमारा। अब इसके अंदर बात करी गई है कि इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश, बाय द इंग्लिश, ध्यान रखना, नॉट द पोर्चुगीज। अब देखो दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो छोड़ दो। तो ये बोला है कि भैया कि ये तो नहीं, ये जो लैंड और लैंड असेसमेंट जो कराया गया था ये शेर शाह और टोटल के टाइम पे हो गया था, इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है। मोबाइल कैनन्स का बाबर ने यूज़ कर लिया था 1526 में, ठीक है। पानीपत की वो वॉरफेयर भी थी, ठीक है। तो टेम्बोको रेड चिलीज को लेकर आया था, पोर्चुगीज लेकर आए थे, मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको नोट्स में भी दिया है कि पोर्चुगीज लेकर आए थे ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखो दोस्तों, आपने माइंड मैप से सब कुछ रिवाइज कर लिया, ठीक है। माइंड मैप से आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, आप माइंड मैप से कुछ रिकॉल भी कर पाओगे बाद में, ठीक है, ईजी हो जाएगा। प्लस आपने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया दोस्तों, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगता है, इस तरीके से आपको लॉजिकल माइंड अपना डेवलप करना है, ठीक है, जो आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है, हर तरीके क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अच्छा दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रुक रहे हैं। रीज़न दोस्तों, मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, ठीक है। इसके आगे भी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो सेकंड वीडियो में मैं आपको मिल जाएगी, सेकंड नहीं थर्ड वीडियो में, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने बताया था कि भैया पीवाईक्यू क्यों सीक्रेट वेपन है आपके लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। अभी ये वाली जो वीडियो है आपकी सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करके दिखाया है। इसके अंदर मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरा सेकंड वीडियो के अंदर पर्पस मेन तो यही था कि आपको अवेयर कराना इस सीरीज़ के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में अवेयर कराना कि ये सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सीरीज़, ना कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आपको सब कुछ देने वाला हूँ जो आपको जरूरत है एग्जाम का क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम थर्ड वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बच्चे देख नहीं पा रहे, ठीक है। 30 मिनट्स की वीडियो प्लस कर दे रहा हूँ ना, तो बच्चे पता नहीं कहाँ रील वाला माइंडेड हो गया उनका, 1-2 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं, पता नहीं क्या है वो, 1-2 मिनट की वीडियो देख के पता नहीं एग्जाम निकाल लेंगे क्या वो, पता नहीं कैसे हो गए बच्चे आजकल, ठीक है। तो उनको छोड़ो, आप अपनी मेहनत करो, और देखो 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वीडियो आएंगी, ठीक है, इस सीरीज़ की 30 to 40 ऐसी ही वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तो सारी वीडियोज़ को आपको फॉलो करना है, वॉच करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको बाद में फर्दर रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी ये पीडीएफ। और देखो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम यूपीएससी के नहीं, अदर एग्जाम के भी कर रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट 30 ईयर्स से कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 10-12 साल के नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको 2005, 2006, 2003, इसके भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी हम। और दोस्तों, ये सीरीज़ आपको अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करनी है, ये आप मेरे लिए कर दो प्लीज़। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जितने हमारे पास, ठीक है, जितनी हमारी ऑडियंस होगी, ठीक है, जितने हमारे लोग जुड़ेंगे सीरीज़ से, जानेंगे, उतना ही मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, उतना ही इंटरेस्ट बढ़ने वाला है आपका भी और मेरा भी, ठीक है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। और दोस्तों देखो, जितना ज़्यादा होता है ना तो कॉम्पिटिशन जैसा माहौल बनता है, ठीक है। ये मत सोचा करो कि सिर्फ मैं जान लूँ तो काम हो जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है, जो मेहनत करेगा उसको फल मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बात और, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को फॉलो करना हमारी, जिसमें मैं आपको बताया कि स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये सीरीज़ कंप्लीट कर लो, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हमारी पॉलिटी सीरीज़ तो पक्का देखना भाई, पॉलिटी सीरीज़ के तो अलग ही फैन बेस है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 25 तक कंप्लीट कर देंगे पूरा, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे लास्ट 30 ईयर्स के, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के। और सेकंड वीडियो के अंदर पीसीएस के एग्जाम, उसके बाद पीसीएस के क्वेश्चन और सीएपीएफ के कंबाइन करके सोल्व कर देंगे। और ये चैप्टर हमारा जो कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया है, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट थीम को प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट थीम को सॉल्व करेंगे उनके क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो।